नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 19 और काव्य शास्त्र के दूसरे पेपर में। आज से हम साथियों प्रयास करेंगे कि 2 क्लास आपको मिल सकें, जिसमें या तो दोनों टेस्ट पेपर होंगे या तो एक टेस्ट पेपर और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 पर होगी। परीक्षा तक उम्मीद है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो साथी नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। 100 प्रश्न हैं, एक पेन पेपर लीजिए और नंबर डालिए। मेरे बताने से पहले आप उसको सही उत्तर आप लिखें। लास्ट में काउंट करके ज़रूर बताएं, आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं। व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं धनंजय, आनंदवर्धन, महिम भट्ट, अभिनव गुप्त। व्यक्ति विवेक के रचनाकार महिम भट्ट हैं। सी विकल्प सही है यहाँ पर। केशवदास की रचना छंदमाला में कितने छंदों का वर्णन है? 103 छंदों का वर्णन है छंदमाला में, केशवदास की रचना है। भामा के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? भामा के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 है, जिसमें ओज, प्रसाद और माधुर्य हैं, और भामा ने ही 10 दोष माने हैं। जब दोष की बात हो तो 3, गुण की बात हो, दोष की बात है तो 10। भामा के अनुसार दोषों की संख्या 10 है, गुण की संख्या 3 है। करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार मैं गलत बोल गया हूँ। भामा के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 है, दोष की संख्या 10 है। 3 कौन कौन से हैं? ओज, प्रसाद, माधुर्य। इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि है? इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि है? केशवदास, पद्माकर, बिहारी, घनानंद। सभी जानते हैं, रीतकाल के अगर 500 प्रश्न आपने पढ़े होंगे तो ये प्रश्न में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा आपको। साहित्य शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? साहित्य शास्त्र का पितामह किसे माना जाता है? भरत मुनि, भामा, नंदिकेश्वर, आनंदवर्धन। पिता की बात आए तो सामान्यतः भरत मुनि को माना जाता है। राजशेखर के अनुसार या जनश्रुति के अनुसार पिता की बात आए तो नंदिकेश्वर, जिनकी रचना है अभिनय दर्पण, वहीं पितामह, पिता का पिता, पितामह भामा को माना गया है। जबकि भरत मुनि के बाद ही भामा आए हैं, परंतु ये पितामह हो गए क्योंकि इन्होंने साहित्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र पर बहुत ज़्यादा काम किया है। कविकुल कंठाभरण, कविकुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता हैं। कविकुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता हैं दूल्हा कवि। काव्यशास्त्र में मौलिक सिद्धांतों का प्रवर्तन करने वाले कवि कहलाते हैं। काव्यशास्त्र में मौलिक सिद्धांतों का प्रवर्तन करने वाले कवि क्या कहलाते हैं? उद्भावक आचार्य कहलाते हैं। जो सिद्धांत, मौलिक का मतलब कोई मूल सिद्धांत बनाने वाले, उत्पन्न करने वाले उद्भावक कहलाते हैं। जब उनकी कोई व्याख्या करता है तब उन्हें व्याख्याता कहते हैं। महाकवि मंखक के काव्यगुरु कौन थे? महाकवि मंखक के काव्यगुरु कौन थे? क्षेमेंद्र, मम्मट, रुय्यक, हेमचंद। रुय्यक इनके काव्यगुरु थे मंखक के। निम्नलिखित में से किसे अभाववादी आचार्य माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अभाववादी, अभाव का मतलब कोई चीज़ का अभाव हो, ना हो, उपस्थित ना हो, तो इन्होंने क्या कहा कि काव्य में ध्वनि की सत्ता नहीं माना भामा ने, इसलिए इन्हें अभाववादी आचार्य कहा जाता है। आचार्य क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? आचार्य क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? अभिनव गुप्त। डी विकल्प सही है। वहीं धनंजय की रचना है 10 रूपक। महिम भट्ट की रचना है व्यक्ति विवेक, पहला ही प्रश्न था।
अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती ध्वन्यालोक लोचन लिखा है। 11वां प्रश्न है, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। औचित्य संप्रदाय के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। भामह के काव्यालंकार में कुल कितने परिच्छेद हैं? भामह के काव्यालंकार में कुल कितने परिच्छेद हैं? 7, 6, 8, 10। 6 परिच्छेद हैं। आचार्य विश्वनाथ का संबंध कहाँ से है? ज़्यादातर जब आपको पता न हो तो आँख मूंद के आप कश्मीर लगाइए, लेकिन जब पता ना हो तब विश्वनाथ का संबंध उड़ीसा से है। रस गंगाधर के रचयिता हैं। रस गंगाधर के रचयिता हैं आचार्य जगन्नाथ। वामन की एक रचना है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। कुंतक की है वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य मम्मट की है काव्य प्रकाश। पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर ग्रंथ कैसा है? पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर कैसा ग्रंथ है? रस संबंधी, अलंकार संबंधी, ध्वनि संबंधी या रीति संबंधी? तो ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है। किस काल को काव्य चर्चा के विकास का उत्कर्ष काल कहा जाता है? किस काल को काव्य चर्चा के विकास का उत्कर्ष काल कहा जाता है? 4 कालों में विभाजन करके काव्य शास्त्र को पढ़ा गया है। सबसे पहला आता है प्रारंभिक काल, फिर आता है रचना काल, फिर आता है निर्णयात्मक काल, फिर आता है व्याख्या काल। तो प्रारंभिक काल का समय क्या है? अज्ञात काल से 650 ईस्वी तक। निर्णयात्मक रचना काल का फिर उसका समय आता है 650 से 850 ईस्वी तक। निर्णयात्मक काल आता है 850 से 1050 ईस्वी तक। व्याख्या काल 1050 से 1750 ईस्वी तक। तो निर्णयात्मक काल को क्या कहा गया है? प्रश्न को देख लेते हैं। काव्य चर्चा के विकास का उत्कर्ष काल कहा जाता है। पहले कोई चीज़ बनी, कल्पना की गई, फिर उस पर रचनाएं हुई। जब उस पर और काम होने लगे तो उस चीज़ का निर्णय होने लगा और यही स्वर्णकाल कहलाया, उत्कर्ष काल कहलाया। फिर उसके बाद व्याख्याएं होती रहती हैं। इसमें आते हैं भरत मुनि से भामह तक। एक ट्रिक याद रखिएगा। भरत मुनि से भामह तक प्रारंभिक काल, भामह से आनंदवर्धन तक रचना काल, और उसके बाद आनंदवर्धन से मम्मट तक निर्णयात्मक काल, मम्मट से पंडित राज जगन्नाथ तक व्याख्या काल। समय बता दिया गया है और आचार्य बता दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में कितने अलंकारों का वर्णन किया है? आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 67 अलंकारों का वर्णन किया है। किसने आचार्य दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक माना है? किसने आचार्य दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक माना है? राजशेखर, कपिल देव द्विवेदी, आचार्य बलदेव उपाध्याय, अभिनव गुप्त। किसने दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक माना है? तो वो हैं कपिल देव द्विवेदी। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य आनंदवर्धन। ये विकल्प सही है, अभी विकल्प में मैंने बताया भी था। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। संस्कृत गद्यकारों की वृहत्रयी में कौन नहीं गिना जाता है? संस्कृत गद्यकारों की बात हो रही है, वृहत्रयी में कौन नहीं गिना जाता है? सुबंधु, दंडी, कालिदास, बाणभट्ट। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बादसु, बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु, कालिदास नहीं है।
ये नहीं गिने जाते हैं, बाकी तीनों आते हैं। सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? सरस्वती कंठाभरण के रचयिता श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार आचार्य भोजराज हैं। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। 22वां प्रश्न है, भरत मुनि ने वेदों से विविध अध्ययन सामग्री ली है। भरत मुनि ने वेदों से विविध अध्ययन सामग्री ली है। इस संबंध में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ऋग्वेद से पाठ्य लिया है, सामवेद संगीत गान लिया है, सामवेद जानते ही हैं संगीत के लिए जाना जाता है और यहाँ से गान लिया है। यजुर्वेद से अभिनय लिया है, अथर्ववेद से अलंकार लिया है। यही वाला गलत है, अथर्ववेद से क्या लिया है? रस लिया है। डी विकल्प सही है, बाकी सभी सही है। वेदांग और उनसे संबंधित अंगों के संबंध में कौन सा अशुद्ध विकल्प है? वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण 6 हैं। आइए देखते हैं। शिक्षा को नाक माना गया है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा को नाक। उसके बाद आता है छंद को पैर माना गया है, यहाँ पर दिया नहीं है। कल्प को हाथ माना गया है। ज्योतिष को नेत्र माना जाता है। निरुक्त को कान माना जाता है, कान या आत्मा। मुख को व्याकरण माना जाता है। यही विकल्प गड़बड़ है, बाकी सभी सही है। 6 वेदांग हैं, बता दिया गया है। शिक्षा नाक, छंद पैर, कल्प हाथ, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त कान या आत्मा, मुख व्याकरण। 6 हो गए। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र के लिए साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? काव्यशास्त्र के लिए साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भर्तृहरि ने किया। सी विकल्प सही है। 25वां प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? अभिनव गुप्त के अनुसार नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं। अभिनव गुप्त की कई सारी रचनाएं हैं, जैसे अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य कौस्तुभ विवरण। इनकी एक ग्रंथ और है तंत्रालोक, तंत्रशास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है तंत्रालोक, वो भी अभिनव गुप्त का ही है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। 26वां प्रश्न है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कुल कितने श्लोक हैं? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कुल कितने श्लोक हैं? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र खुद ही पंचम वेद की संज्ञा दी है और लिखा है, मैंने इस पंचम वेद की रचना डैश आगे जो भी लिखा है, यहीं पर उन्होंने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। 6000 श्लोक हैं, जिसे षट शास्त्री संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से आचार्य दंडी का लक्षण ग्रंथ है। निम्न में से आचार्य दंडी का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? आचार्य दंडी की बात हो रही है, लक्षण ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ तो सारे दंडी के हैं, कला परिच्छेद को छोड़कर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बाकी ये तीनों दंडी के हैं। लेकिन लक्षण ग्रंथ की बात हो जिसमें रस छंद अलंकार का विवरण दिया जाता है, तो वो काव्यादर्श है। डी विकल्प सही है। कोकिल कंठी गा रही है, कोकिल कंठी गा रही है, पंक्ति में शब्द शक्ति है, कोकिल कंठी गा रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे जब बात न समझ में आए, अब शब्द शक्तियों पर अधिक प्रश्न है तो बता दें। अभिधा कहाँ होती है? जहाँ पर यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार हो वहाँ अभिधा। जब कोई बात सीधे सीधे
समझ में आ जाए, लिखी गई और समझ में आ गई, तो वहाँ पर अभिधा। लक्षण लक्षणा कहाँ होती? जहाँ मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं, या फिर कोई ऐसी बात जो थोड़ा सा प्रयत्न करने पर आपको समझ में आ जाएगी। व्यंजना व्यंग्य के तौर पर होगी। अभिधा लक्षणा शांत हो जाएगा, वहाँ पर व्यंजना हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? कोकिल कंठी गा रही है। सीधे तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इसमें से कोई बहुत बड़ा व्यंग्य भी नहीं निकल रहा। लक्षण लक्षणा। अभी आगे चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। आज शब्द शक्ति आपका क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्रश्न से, जो सुनि परे सो शब्द है, जो सुनि परे सो शब्द है, समुझ परे सो अर्थ। शब्द शक्ति की यह परिभाषा दी है, चिंतामणि ने दी है। क्या कहा है? सुनाई पड़ जाए वह शब्द है, समझ आ जाए वही अर्थ है। बात तो सही है, जो सुनाई दे रहा है वो शब्द है, समझ आ जाए वही अर्थ है। चिंतामणि ने ये बात कही है। जब पद में लोकोक्तियों का प्रयोग हो तब शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो मुहावरे का प्रयोग होगा तो कौन सी होगी? अभी बताया गया है कि वहाँ पर लक्षणा होगी, अभिधा व्यंजना शांत हो जाएगी वहाँ पर। जब किसी पद्य में यमक अलंकार हो तब प्रायः कौन सी शब्द शक्ति होती है? यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है? यमक और उत्प्रेक्षा जहाँ पर हो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। 32वां प्रश्न है, जब किसी रूढ़ या प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? जब किसी रूढ़ या प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पर रूढ़ि लक्षणा होती है। लक्षणा के दो भेद हैं, भेद तो कई सारे हैं पर मुख्यतः दो भेद हैं, रूढ़ि लक्षणा या और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ का मतलब क्या है? रूढ़ियाँ जो आज तक चली आई हैं, परंपरा। जैसे राम गधा है, अब राम गधा है, राम के चार पैर तो है नहीं, ना ऐसे मुंह होगा, नहीं टड होता होगा, तो क्या है? गधा जो है मूर्खता का प्रतीक हो गया है। अब किसी को कह दो तुम गधे हो तो वो मतलब मूर्खता का प्रतीक चला आया है, रूढ़ियाँ चली आई है, परंपरा चली आई है, तो यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा हो जाएगी। वहीं प्रयोजनवती लक्षणा की बात होती है। ये सभी लक्षणा के भेद हैं। तो प्रयोजनवती में क्या होता है कि कृषि प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले लाक्षणिक अर्थ का बोध होता है। जैसे किसी प्रयोजन के कारण स्त्री गऊ है, अब गाय क्या है? सीधी होने का प्रतीक है, मुस्कान टाइप नहीं है, तो किसी प्रयोजन के तहत कहा गया ये शब्द कि स्त्री गऊ है। अब स्त्री गाय तो नहीं हो गई है, लेकिन एक विशेष लक्ष्य करके बात कही गई है, किसी प्रयोजन के कारण कहा गया है, लाक्षणिक अर्थ दे रहा है, इसलिए स्त्री गऊ है का मतलब क्या है कि स्त्री बहुत सीधी है, लड़ाकी नहीं है, मुस्कान टाइप नहीं है। 33वां प्रश्न देखते हैं, जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर सादृश्य संबंध के आधार पर यानी समान रूप, गुण या धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर मुख्य अर्थ गायब हो गया, सादृश्य संबंध के आधार पर यानी समान गुण रूप या धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब वहाँ पर गौड़ी लक्षणा होती है। गौड़ी लक्षणा और ये सब लक्षणा के ही भेद हैं, पर पूछे कम जाएंगे, ज़्यादातर रूढ़ि और प्रयोजनवती ही पूछे जाते हैं। जब उपमेय और उपमान दोनों के शब्द द्वारा अभेद बतलाया गया है तब कौन सी शब्द शक्ति होती है?
जब उपमेय और उपमान अभेद हो जाए, मतलब दोनों बराबर हो जाए, तो वहाँ पर सारोप लक्षणा होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के सर्वाधिक 80 भेद स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के बताइए, लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद? सर्वाधिक 80 भेद स्वीकार किया किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। अभिधेयार्थ की बोधिका वृत्ति अभिधा। अभिधेयार्थ की अभिधा क्या है? अभी अभी लो, अब पढ़े जैसे ही पढ़े वैसे ही अर्थ ले लो, वैसे ही समझ लो, वही है अभिधा। अभिधा की यह परिभाषा किसने दी? अभिधेयार्थ की बोधिका वृत्ति अभिधा। अभिधा की यह परिभाषा मम्मट ने दी है। ए विकल्प यहाँ पे सही है। हरि ने नारद को हरि रूप दिया। हरि ने नारद को हरि रूप दिया, मतलब विष्णु जी ने नारद को बंदर रूप दे दिया। तो पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है। जैसे ही पढ़े समझ गए, देर तो नहीं लगी। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। शब्द के मुख्यार्थ में बाधा पड़े, ये तो शर्त है। शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, बिल्कुल लिया जाएगा। उस अन्य लक्षण अर्थ, ये अन्य है, लक्षण अर्थ को ग्रहण करने के लिए पीछे कोई रूढ़ि या विशेष प्रयोजन हो, बिल्कुल रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसके भेद हैं। प्रसंग के आधार पर कल्पना का सहारा लिया जाए, तो कल्पना की बात लक्षणा में नहीं होती है, ये विकल्प गलत है। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद कौन कौन से हैं? कई बार अभी तक बताया गया आज ही के पेपर में। रूढ़ि लक्षणा व प्रयोजनवादी लक्षणा या प्रयोजनवती। राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब राम पुस्तक पढ़ रहा है, शब्द शक्ति आपके दिमाग में क्लिक कर गई होगी। नहीं क्लिक की होगी तो अब कर जाएगी, क्योंकि देखिए राम पुस्तक पढ़ रहा और तो नहीं कुछ कर रहा, तो यहाँ पर क्या हो गई? अभी अभी पढ़ा और अभी अभी समझ में आ गया कि वो कर क्या रहा है। जब अभी अभी समझ में आ गया तो अभिधा शब्द शक्ति है। जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ या शब्दकोशी अर्थ प्रकट करता है, जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ या शब्दकोशी अर्थ प्रकट करता है, तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? जब मुख्य अर्थ और शब्दकोशी मतलब जो उसके शब्द हैं को सम्मत हैं, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी और कोई दूसरी नहीं। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई उत्तरा के नेत्र यूं जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो गए पंकज मुनि। यह कौन सी शब्द शक्ति है? इसको पढ़िए। कहती हुई, कोई उत्तरा है, कुछ बात कह रही हैं और उनके नेत्र जल से भर गए। कोई दिक्कत हुई समझने में? नहीं हुई। यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। बहुत सारे उदाहरण हैं। शब्द शक्तियों को लेकर अक्सर प्रश्न गलत हो जाते हैं। ये खूब सारे प्रश्न हैं और काव्य शास्त्र में 600 प्रश्नों का मतलब है कि आप पारंगत हो जाएंगे अगर आप लगातार बने रहेंगे तो। 43वां प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति तब होती है, लक्षणा शब्द शक्ति तब होती है जब शब्द के मुख्य अर्थ लेने में बाधा पड़े। बिल्कुल सही बात है। शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। अन्य अर्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई उद्देश्य या प्रयोजन हो। ये भेद की बात कर दिया, यानी सभी सही है। किसी विकल्प में रूढ़ि लक्षणा, किस विकल्प में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है? रूढ़ि लक्षणा, जैसे अभी बताया गया था कि राम गधा है, तो वहाँ पर गधा मूर्खता का प्रतीक हम जानते हैं। वैसे कहा जाए राम शेर है, यानी राम शेर थोड़ी ना है, परंतु शेर किसका प्रतीक है? शक्तिशाली होने का, बहादुर होने का प्रतीक है, इसलिए राम शेर है। यह एक रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है।
वह तो मेरे लिए राजा है, वह तो मेरे लिए राजा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। लाल पगड़ी आ रही है, जैसे लाल पगड़ी आ रही है, यहाँ पर कौन सी लक्षणा हो जाएगी, यहाँ पर जैसे कहा जाए लाल पगड़ी की जगह कह दिए जाए सफ़ेद साड़ी आ रही है, किसी विशेष प्रयोजन की वजह से कहा जा रहा है। लाल पगड़ी अर्थ यहाँ से ये लिया जाएगा कि यहाँ शादी का कुछ सामान आ रहा है, विशेष प्रयोजन है, तो यहाँ भी प्रयोजनवती, यहाँ भी प्रयोजनवती। आज सारा घर तमाशा देखने गया है। तमाशा मतलब सीधी सीधी बात कही गई है, कोई लाग लपेट नहीं है। यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है, यहाँ दोनों में प्रयोजनवती है, यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा है। रूढ़ि चली आई है। शेर क्या है, बहादुर का प्रतीक है। 45वां प्रश्न है, जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो, जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो, कौन सा, श्लेष। यमक और उत्प्रेक्षा हो तो कौन सा, अभिधा शब्द शक्ति। और जब श्लेष की बात आए तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मुहावरे युक्त भाषा हो तो लक्षणा शब्द शक्ति। तो श्लेष अलंकार युक्त व्यंजना में क्या है, कोई तीसरा ही व्यंग्य निकलेगा। अन्य अर्थ चिपके होंगे किसमें, श्लेष अलंकार में, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है, कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है, तो वह व्यंजना है। अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ कहलाता है, अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ। जो वाक्य लिखा है सीधा सीधा उसी का अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। मोहन सितार बजाने में कुशल है, कुशल है, लक्षक शब्द क्या है, कुशल। मोहन सितार बजाने में कुशल है, लक्षक शब्द पूछा गया है तो वह कुशल। 49वां प्रश्न, चिर जियो जोरी जुरे क्यों सने गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ शब्द शक्ति है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों सने गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी है, रूढ़ि लक्षणा, शाब्दी लक्षणा, आर्थी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो शाब्दी लक्षणा कब होती है, जब शब्दों के आधार पर चमत्कार आ जाए। और आर्थी लक्षणा कब होगी, जब अर्थ के आधार पर चमत्कार आ जाए शब्दों से। जैसे देखिए ब्रस भानुजा, ब्रस भानुजा मतलब बैल की बहन, बैल की बहन कौन है, गाय है। यहाँ पर हम गाय लिख दें, हलधर के स्थान पर क्या लिख दें, बैल। तो यहाँ पर अगर हम अर्थ बदल दें, यहाँ पर दूसरे शब्द रख दें तो क्या चमत्कार आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। रख के देख लीजिए अगर आता है तो यहाँ पर शाब्दी लक्षणा हो जाएगी, क्योंकि शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। हमें अच्छा लग रहा है बोलने में, पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पर ब्रस भानुजा लिखा है। नहीं तो चिर जीवो जोरी जुरे क्यों सने गंभीर, को घटिए गाय वे बैल के वीर, पूरा बेतुका हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर शाब्दी लक्षणा है। जब अर्थ शब्द मायने न रखें, कुछ भी रख दीजिए, अर्थ से चमत्कार आए तो वहाँ पर आर्थी लक्षणा होगा। इस शब्द शक्ति में बिना कल्पना के ही अर्थ ग्रहण होता है। इस शब्द शक्ति में बिना कल्पना के ही, कल्पना नहीं करनी होती है, सीधे अर्थ ग्रहण होता है, तो वह अभिधा है। सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे सीधा कौन है, अभिधा। अभी पढ़ा अभी अर्थ लो, वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति है। आधे प्रश्न हो गए हैं, 51वां शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एक कमेंट ज़रूर किया करें, जो हमें यह बताता है कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, और प्रश्नों का स्तर कैसा है।
आवाज़ कैसी है, ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर कमेंट करें। 51वां प्रश्न है, इनमें से किस उदाहरण में, क्योंकि खुद का आकलन खुद से नहीं किया जाता है, जब दूसरे करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। इनमें से किस उदाहरण में लक्षणा शब्द शक्ति नहीं है? इनमें से किस उदाहरण में लक्षणा शब्द शक्ति नहीं है? 2 दिनों का यौवन है, मतलब मुहावरे युक्त भाषा है। 2 दिनों का यौवन थोड़ी न रहेगा, काफ़ी दिन रहता है, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। राजस्थान वीर है, ये किसी, जैसे राम गधा है तो वैसे ही राजस्थान वीर है, राजस्थान थोड़ी ना वीर है। किसी विशेष प्रयोजन के तहत ये बात कही जा रही है। यहाँ पर ये मतलब है राजस्थान के लोग वीर हैं, यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। रजनीगंधा खिल गई, रजनीगंधा का फूल होता है, खिल गई, यानी यहाँ पर सीधी बात कही गई है, अभिधा है। मानस पढ़ा करो, मानस पढ़ा करो रामचरितमानस के लिए है, समझ में आ गया सीधे सीधे। लेकिन लक्षित किसको है? मानस को कहा गया है, तो लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर भी है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये प्रश्न कराए जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप निसंकोच कमेंट करें, अन्यथा टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। सभी साथी उससे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर परीक्षा से संबंधित और हमारे आने वाली परीक्षाओं या कोई भी समस्या है तो वहाँ पर शेयर किया जाता है। कोई पेपर है तो वहाँ पर आप निसंकोच पूछ सकते हैं, क्योंकि हर बात कमेंट में नहीं हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाले में मिल जाएगा। होम पेज में जाएंगे चैनल के, तो वहाँ पे लिंक सेक्शन जो होता है उसमें टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। 52वां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभिधा शब्द शक्ति से कोशगत अर्थ प्रकट होता है। बिल्कुल, कोशगत जो लिखा है तो वही अर्थ हमें प्रकट होता है, यह अभिधा की बात कही गई है। वाचक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, तो वाचक शब्द से व्यंग्यार्थ नहीं प्रकट होता है। मुख्य अर्थ में बाधा होने पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, उपर्युक्त सभी की बात ही नहीं है। किस शब्द शक्ति में रचा गया काव्य उच्च कोटि का होता है? तो देव ने क्या कहा है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नमीन। मतलब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति के जो में रचे गए काव्य हैं वो उच्च कोटि के हैं, परंतु व्यंजना वाले अधम हैं, नीच हैं, अच्छे नहीं हैं। जहाँ अभिधा व लक्षणा से अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ शब्द शक्ति होती है। जहाँ अभिधा व लक्षणा से अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। चतुर्थ शब्द शक्ति तात्पर्य का अनुसंधान करता है, इनमें से कौन है? चतुर्थ शब्द शक्ति, देखिए अभिधा लक्षणा व्यंजना तो सामान्य रूप से सभी कहे हैं, लेकिन तात्पर्य को चौथी शब्द शक्ति किसने माना, किसने खोज किया है? तो कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर हैं। बी विकल्प यहाँ पे सही है। उत्तम अभिधा काव्य है, मतलब वही है, अभिधा उत्तम काव्य है। किसने कहा है? जो छल को 34वां संचारी भाव मानते हैं, देव। अभिधा में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, अभिधा में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं वाचक शब्द, वाच्यार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं वाचक शब्द के अर्थ को, वाच अर्थ, वाचक शब्द के अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। 59वां प्रश्न है, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? तो अभिधा से होता है। ए विकल्प सही है। इनमें से किस शब्द शक्ति को अर्थ सांकेतिक कहा गया है? इनमें से किस शब्द शक्ति को अर्थ सांकेतिक कहा गया है? अर्थ संकेतित, सीधे अर्थ का संकेत करने वाली कौन सी है? अभिधा है। रसानुभूत कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता है? रसानुभूति, रसानुभूत तब होती है जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ें और तुरंत हमें अर्थ समझ में आ जाए, तो वहाँ पर हमें
रसानुभूति हो जाती है। और प्रधानता की बात पूछी जा रही है कि किसकी प्रधानता है, तो बिल्कुल अभिधा शब्द शक्ति में ये प्रधानता होती है कि हमें तुरंत रसानुभूति करा दे। लक्षणा और व्यंजना में ये ताकत नहीं है। वही जैसे क्लिष्टत्व दोष आ जाता है तो पूरा मज़ा खराब हो जाता है पंक्तियों को पढ़ने का, वैसा ही। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद किए गए हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद किए गए हैं? तो 6 भेद किए गए हैं लक्षणा शब्द शक्ति के। रूढ़ प्रयोजनवती, प्रयोजनवती को पुनः 2 भागों में, गौड़ी शुद्धा, फिर उसके बाद इन दोनों को 2 भागों में, उपादान लक्षण शुद्धा लक्षणा साध्य वासना। तो 6 भाग इसके किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तक खूब विकल्पों में आए हैं, सभी नाम लिखे हुए थे, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रूढ़ और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबद्ध हैं? रूढ़ और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबद्ध हैं? तो ये लक्षणा से संबंधित हैं। बी विकल्प सही है। लक्षणा के दोनों भेद हैं। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित निवास, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास, मानहु शोक निवास। और जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो, जहाँ पर मनहु मानहु जनहु जानो होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास, तो सीधे बात हमें समझ में नहीं आ रही। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जहाँ मुख्यार्थ को बाधित करके सामान्य रूप गुण धर्म सादृश्य संबंध के आधार पर अर्थ लक्षित होता है, वहाँ पर कौन सा लक्षण होता है? मुख्यार्थ को बाधित कर दिया गया है, सामान्य रूप गुण धर्म सादृश्य संबंध के आधार पर अर्थ लक्षित होता है, वहाँ पर गौड़ी लक्षण होता है। ये भी देखिए सभी उसी के भेद हैं लक्षणा के। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, मुहावरे में इनमें से कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति है? ईद का चांद होना मुहावरे में इनमें से कौन लक्षणा शक्ति है? देखिए, ये प्रश्न आपको पोल में दिया गया था और वहाँ पर बताया भी गया कि ऐसे प्रश्नों के लिए ट्रिक बिल्कुल समझाई जाएगी। ये आया 66वां प्रश्न। ये वही प्रश्न है, ज़्यादातर लोगों ने गलत किया है, हालांकि बहुत लोगों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने भी दिया है तो बहुत ज़्यादा सही उत्तर नहीं आए हैं। तो ईद का चांद होना, जैसे किसी को कहा जाए कोई व्यक्ति बहुत दिनों से गायब हो, और तो क्या कहते हैं? गूलर का फूल हो गया, यानी ईद का चांद हो गया। ये 2 शब्द कहे जाते हैं, 2 बातें कही जाती हैं। तो ये हमारे लिए रूढ़ चली आई है, परंपरा चली आई है। यदि कोई चीज़ साल भर में दिखाई दे, कई साल में दिखाई दे, तो ईद का चांद इस साल में एक ही बार दिखाई देता है। ये बात चांद के लिए अब नहीं रह गई है, अब ये इंसानों के लिए हो गई। जब बहुत दिन कोई ना दिखाई दे तो उसको क्या कहा जाता है? तुम तो ईद के चांद हो गए हो, या गूलर के फूल हो गए, इन्हें दिखाई ही नहीं दे रहे हो, या बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो। ये क्या है? रूढ़ि लक्षणा है। उम्मीद है आप लोगों ने पहले ही इसका उत्तर जान लिया होगा, क्योंकि इतने सारे प्रश्न हो गए हैं, सब में डिस्कशन हो ही रहा है। शब्द शक्तियों से संबंधित आपका प्रश्न अब गलत नहीं होना चाहिए। और समझ में आया या नहीं आया आप लोग ज़रूर बताएं। 67वां प्रश्न है, अभिधा शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? अभिधा शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? विकल्पों में चलते हैं, 3, 4, 5, 6। तो अभिधा से कौन कौन से शब्द आते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 68वां प्रश्न, मुख चंद है में लक्षणा है।
मुख चंद है, मुख चंद, मुख को चंद बना दिया, चांद बना दिया है। यहाँ पर सारोप लक्षणा है। 69वां प्रश्न, सिंधु सेज पर धरा वधु, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस पंक्ति में शब्द शक्ति है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंग्यार्थ के अर्थ में है, सीधी सीधी बात नहीं है, ना ही इसको कोई लक्ष्य या रूढ़ि है, ना कोई प्रयोजन है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। 70वां प्रश्न, कर्णधार संभाल कर तलवार अपनी बांधना, कर्णधार संभाल कर तलवार अपनी बांधना, सीधी सीधी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है कि केवल तलवार बांध लेना। यहाँ पर व्यंग किया गया है और यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। श्लेष अलंकार में शब्द शक्ति होती है। श्लेष अलंकार में शब्द शक्ति की बात पूछी जाए तो समझ गए होंगे, जहाँ पर अर्थ चिपके रहते हैं। अर्थ कहाँ चिपके होंगे? व्यंग्य में। जब हम किसी के ऊपर व्यंग करते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार रहता है, क्योंकि कई बार व्यंग करने में सीधी बात नहीं कही जाती है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द के जिस अर्थ को न वाच्य कह सकते हैं और न ही लक्ष्य, उसे क्या कहेंगे? शब्द के जिस अर्थ को न वाच्य कह सकते हैं और न लक्ष्य, उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंग कहेंगे। गुण नहीं कहेंगे, रीत नहीं कहेंगे, दोष नहीं कहेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति याद करिए, देव की वो पंक्तियाँ, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो व्यंजना शब्द शक्ति कैसी है? अधम है। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? अभी तक आपने अभिधा पढ़ लिया, लक्षणा पढ़ लिया, 6 भेद लक्षणा के बताए गए। अब व्यंजना की बात आती है तो कितने हैं? 2। हालांकि अभी डिस्कशन हो गया है। 2 कौन से हैं? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। चिर जीवो जोरी जुरे वाला अभी ही बताया गया है। जब शब्दों से चमत्कार आए तो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना, और जब अर्थ से चमत्कार आए, कोई ना कोई उदाहरण दिया जरूर होगा आगे, तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना होता है। तो 2 भेद हैं व्यंजना शब्द शक्ति के। साहित्य शास्त्र में व्यंजना को कहा गया है, साहित्य शास्त्र में व्यंजना को क्या कहा गया है? ध्वनि कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने व्यंजना के कितने भेदों का उल्लेख किया है? आचार्य शुक्ल ने व्यंजना के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 2, 3, 4, 5। व्यंजना के अभी 2 भेद बताए गए, परंतु शुक्ल जी के अनुसार 3 हैं। कौन कौन से? व्यस्त व्यंजना, अलंकार व्यंजना, रस या भाव व्यंजना। वस्तु, अलंकार, रस या भाव। वस्तु व्यंजना, अलंकार व्यंजना, रस या भाव व्यंजना। तो 3 भेद शुक्ल जी ने बताए हैं। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को कहते हैं। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। डी विकल्प सही है। काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आता है? काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आता है? तो 3 प्रकार से आता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति, अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य विश्वनाथ ने दी है। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति जिसे शब्द शक्ति कहा जाता है, किसने कहा पहली बार? आचार्य विश्वनाथ ने। शब्द शक्ति का एक अन्य नाम यह भी है, शब्द शक्ति का एक नाम अन्य नाम यह भी है, ध्वनि, रीति, वृत्ति, वक्रोक्ति। शब्द शक्ति का एक अन्य नाम है वृत्ति।
शब्द शक्ति के लिए आचार्य मम्मट ने किस शब्द का प्रयोग किया है? शब्द शक्ति के लिए आचार्य मम्मट ने किस शब्द का प्रयोग किया है? वाणी, आभास, प्रतीति, व्यापार। मम्मट ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? तो अभी तक खूब आपने पढ़ा। 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं। आनंदवर्धन का रचना काल कौन सा है? आनंदवर्धन का रचना काल कौन सा है? 9वीं शताब्दी है। सभी के समय आ जाएंगे, परेशान न होइए। ध्वनि निर्भर है। ध्वनि निर्भर है व्यंजक शब्द पर। सी विकल्प सही है। ध्वनि सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? ध्वनि सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो वह शैव दर्शन है। बी विकल्प सही है। ध्वनि काव्य के भेदों का आधार क्या है? 87 नंबर प्रश्न है। ध्वनि काव्य के भेदों का आधार क्या है? अभिधा, शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। तो ध्वनि काव्य के भेदों का आधार क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति है। सी विकल्प सही है। 88 असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भाव के आधार पर कितने भेद माने जाते हैं? 2, 4, 8, 10। तो 8 भेद माने जाते हैं। सी विकल्प यहाँ पर सही है। 89 पर आ गए हैं। जहाँ काव्य में एक ही स्थान पर अनेक भावों का सम्मिश्रण होता है। जहाँ काव्य में एक ही स्थान पर अनेक भावों का सम्मिश्रण होता है, वहाँ भाव के आधार पर ध्वनि होती है। भाव ध्वनि, भाव सबलता, भावोदय, भावाभास। जहाँ काव्य में एक ही स्थान पर अनेक भावों का सम्मिश्रण होता है जिससे चमत्कार पैदा हो जाता है, तो वहाँ पर भाव सबलता होती है। भावाभास ध्वनि काव्य वह है। भावाभास ध्वनि काव्य वह है जहाँ भावों का अनुचित वर्णन हो। ये परिभाषाएं ही पूछी जाती हैं सीधे। भावाभास ध्वनि क्या है, तो ध्यान रखिएगा। जब काव्य में किसी गुरु का शिष्य द्वारा अपमान का वर्णन हो। जब काव्य में किसी गुरु का शिष्य का अपमान तो गुरु कर देता है, करता रहता है, लेकिन गुरु का शिष्य द्वारा जब अपमान का वर्णन हो, वहाँ भाव के आधार पर ध्वनि काव्य होगा कौन सा? रसाभास। गुणीभूत काव्य ध्वनि काव्य के कितने भेद हैं? गुणीभूत ध्वनि काव्य के 8 भेद हैं। बी विकल्प सही है। गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि काव्य में गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग्यार्थ होता है। व्यंग्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट वाच्यार्थ होता है। केवल वाच्यार्थ चमत्कार पूर्ण होता है। केवल लक्ष्यार्थ चमत्कार पूर्ण होता है। यहाँ पर सही विकल्प है बी, व्यंग्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट वाच्यार्थ होता है। ये वही गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि काव्य होगा। आनंदवर्धन के अनुसार अधम काव्य है। कोई व्यंजना को मानते हैं देव, तो आनंदवर्धन के अनुसार जब पूछा जाता है तो व्यंजना का भेद है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। आनंदवर्धन ने मध्यम श्रेणी का काव्य माना है। आनंदवर्धन ने मध्यम श्रेणी का काव्य माना है। मध्यम का मतलब क्या है? लक्षणा पूछ रहा है कि किस में लक्षणा शब्द शक्ति है। तो पढ़िए और उसके बाद बताइएगा कि किसी उदाहरण में दिक्कत आ रही क्या। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बात। यहाँ पर
लक्षणा शब्द शक्ति है। इसे आनंदवर्धन ने मध्यम श्रेणी का माना है। औचित्य को काव्य का जीवन या प्राण मानना उचित नहीं है। औचित्य को काव्य का जीवन या प्राण मानना उचित नहीं है। किसने कहा है? पाणिनि, भट्टाओत, जयदेव, विश्वनाथ। डी विकल्प सही है। औचित्य को काव्य का जीवन या प्राण मानना उचित नहीं है, ये बात आचार्य विश्वनाथ ने कही है। औचित्य को काव्य का एकमात्र तत्व स्वीकार किया है। औचित्य को काव्य का एकमात्र तत्व स्वीकार किया है डॉक्टर वी राघवन ने। इनमें से कौन संप्रदाय में सभी सिद्धांतों का समन्वय किया गया है? इनमें से किस संप्रदाय में सभी सिद्धांतों का समन्वय किया गया है? विकल्पों में चलते हैं। ध्वनि रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। सभी का समन्वय किसमें है? औचित्य में है। काव्य मीमांसा राजशेखर का प्रतिपाद्य है। इन्हीं का ग्रंथ है काव्य मीमांसा। का प्रतिपाद्य है कवि शिक्षा से संबंधित है। इनमें से किस आचार्य ने भरत मुनि से लेकर भोजराज तक लगभग 1200 वर्षों के समस्त अलंकार शास्त्रीय चिंतन को सार रूप में प्रस्तुत किया है? अपैदीक्षित, पतंजलि, रुय्यक, मम्मट। सही विकल्प है मम्मट। आज के लिए साथियों इतना ही। कल हम काव्य शास्त्र भाग 3, कल परसों जो भी होगा उस पर चर्चा करेंगे। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। उपर्युक्त परिभाषा किसने दी है? तो जो हमारे साथी पहले जुड़े हैं जान गए होंगे। प्रतिपा कौन है? पा किसके नाम में है? पंडित राज जगन्नाथ के नाम में है। इसी तरह आपको प्रश्न सही करना है। आपको सिर्फ प्रश्न सही करने से मतलब होना चाहिए। उसके लिए आपको कैसे ट्रिक बनाई गई है, बिल्कुल आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।